गाय एक राजनीतिक पशु है। गाय यदि वोट दिला सकती है तो वोट को चर भी सकती है। क्या आपको पता है कि गौरक्षणी सभा कब बना था, किसने बनाया था? गौ माता और भारत माता की अवधारणा का जन्म कब हुआ था और क्यों हुआ था? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आप जानते हैं कि गाय के नाम पर बहुत राजनीति होती है, खास तौर से हिंदी पट्टी में, और दक्षिणपंथी संगठन और पार्टियां हर समय चुनाव में मुद्दा बनाती है। गोमांस को लेकर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या भी हुई, कई मॉब लिंचिंग हुई, कई लोग मारे गए, उत्तर प्रदेश में गोरक्षा कानून बना है। ये सब क्या बातें हैं, उसके क्या निहितार्थ हैं, क्या जनता खुश है या परेशान है, यह बताऊंगा मैं अगले एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गौरक्षणी सभा कब बनी थी, क्यों बनी थी और किसने बनाया था। मेरे गुरु और मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर डी.एन. झा ने बीबीसी को एक साक्षात्कार इंटरव्यू दिया था, उसको आधार बनाकर, और कुछ लोगों ने और लिखा है, उसके आधार पर मैं वो इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूं। डी.एन. झा ने लिखा है, प्रोफेसर डी.एन. झा ने, कि 1882 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने गौरक्षणी सभा की स्थापना की और उसके बाद ही भारत में गौरक्षा का आंदोलन चला। उनका मकसद था कि गाय को बचाने के नाम पर हिंदुओं के वोट को एकजुट करना। जब 1857 में भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उसमें हिंदू मुसलमान साथ साथ लड़े थे, जिससे अंग्रेज परेशान होकर उनकी ये एकता को तोड़ना चाहते थे। मैं यहां बता दूं कि दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश 1882 में प्रकाशित होता है और इसी साल वो गौरक्षणी सभा का गठन करते हैं। हालांकि वे गाय के मुद्दे पर, गोवध के मुद्दे पर, गाय की रक्षा के मुद्दे पर अंग्रेजों के विरुद्ध 1866 से ही लिख रहे थे। इस बीच उन्होंने गौ करुणानिधि नाम से एक पर्चा भी लिखा, जिसके पहले हिस्से में गाय की प्रशंसा और गोकशी के विरुद्ध तमाम दलीलें दी गई हैं, जबकि दूसरे हिस्से में गोरक्षणी सभाओं के गठन के नियम दिए गए हैं। प्रोफेसर डी.एन. झा आगे लिखते हैं कि जब हिंदू मुसलमान अलग होने लगे, वो आपको याद होगा 1857 में कारतूस में चर्बी के नाम पर जो विद्रोह हुआ था, कि गाय और सुअर की चर्बी के नाम पर, वही बात यहां आ रही है कि जब हिंदू मुसलमान अलग होने लगे तो दयानंद सरस्वती ने गाय को मसला बनाया और 1882 के कुछ साल बाद आजमगढ़ और बंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कई लोग मारे गए। यह आंदोलन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला उस समय, लेकिन बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 में अपनी स्थापना के बाद इस गौरक्षणी सभा, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल में इस मुद्दे को उतना अधिक बल नहीं बना और गोरक्षा का मसला है, बहुत बड़ा मसला नहीं बना। लेकिन डी.एन. झा लिखते हैं कि गौ माता जो लोग बना रहे थे गाय को, उसमें से आरएसएस के कुछ लोग थे। उनमें विनोबा भावे अहम थे, जिन्होंने 1966 में भारत में गो हत्या के खिलाफ कानून, एक राष्ट्रीय कानून बनाने की कोशिश की। उनके आह्वान पर दिल्ली में हजारों की संख्या में साधु एकत्रित हुए, जमा हुआ, और उन्होंने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए संसद की ओर बढ़े, जहां पुलिस ने विरोध किया। संसद हमला, अपूर्वानंद जी कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि भारत के संसद में पहला हमला 1966 में हुआ था, और वही ये हमला है जब साधु संत यहां इकट्ठा होकर संसद की ओर कूच किए थे। पुलिस ने उसका विरोध किया था और इस झड़प में कई लोग मारे भी गए थे, साधु मरे भी थे, गोली भी चली थी शायद। और तब मोरारजी देसाई ने आश्वासन भी दिया था कि ऐसे कानून पर विचार होगा,
हालांकि बाद में यह कानून ठंडे बस्ते में चला गया। डीएन झा आगे लिखते हैं कि आरएसएस के लिए गाय हमेशा खास रही है। 1998 में जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी भाजपा के नेतृत्व में, तब गो रक्षा की मांग फिर तेजी से उठी। डीएन झा ने होली काऊ एक किताब में लिखा है, गो मांस का मिथक। वो किताब जो है पढ़ी है, उसमें हमने भी थोड़ा सा रिसर्च किया था। आगे लिखते हैं कि एनडीए की सरकार बनने के बाद कुछ राज्यों ने गोमूत्र, गोबर और गाय से जुड़ी तमाम चीजों पर रिसर्च करने का सिलसिला शुरू किया। हालांकि 2004 में फिर जब यूपीए की सरकार आई, तब उस समय इस पर कुछ ब्रेक लगा। लेकिन 2014 में भाजपा की सरकार पूरी बहुमत से आई, तब गो हत्या बैन कराने वालों को बल मिला। भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि गो हत्या करना मना है, और यदि आप दूध न देने वाली और बीमार होती जा रही गायों को बचाते रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये अनइकोनॉमिक है, ये आर्थिक नुकसान का ख्याल है। डीएन झा ने लिखा है कि मैं खुद जानवरों के अधिकारों का समर्थक हूं, लेकिन सड़क पर घूमती प्लास्टिक खाने वाली, गंदगी खाने वाली और घरों से निकाल दी गायों को बचा के रखने में कहां की समझदारी है। आगे उन्होंने लिखा है कि महिलाओं को शोषण से बचाने से ज्यादा गाय बचाने की कुछ लोगों को सूझी है। अगर एक ही राजनीतिक दल के लोग अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बीफ पॉलिसी बनाएंगे तो यकीन करना अटपटा लगता है। यहां बात कर रहे हैं कि बीजेपी नॉर्थ इंडिया में गाय को लेकर उनकी पॉलिसी अलग है, केरला में अलग है, गोवा में अलग है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अलग है। यहां अगर मां है हिंदी पट्टी में, तो उन राज्यों में क्या है यह उनको जरूर बताना चाहिए। डीएन झा ने आगे लिखा है कि रहा सवाल इतिहास का, तो मैंने प्राचीन, मध्यकालीन और समकालीन इतिहास का अध्ययन करने पर पाया है कि कहीं भी गो हत्या करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं मिलता, चाहे शास्त्र हो, चाहे वेद पुराण हो, चाहे अन्य धर्मों के ग्रंथ हो। यह बात लिखनी जरूरी है कि गाय के बारे में राजनीति करने वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि फैक्ट्स, तथ्य क्या है। जाहिर है वे जानते हैं कि गाय पर आम धारणा नरमी की रही है, यही वजह है एकाएक गौ रक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन लोगों को यह बताने की जरूरत है कि 19वीं शताब्दी में ही गो माता और भारत माता का जन्म हुआ था। दयानंद सरस्वती ने गो रक्षा पर जोर दिया तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता का प्रयोग किया था। 1920 के बाद गाय के नाम पर मंदिर बनवाने की मांग उठती रही। तो ये समझिए 1857 के बाद से एक तरह से ये यात्रा है गौ माता का, और गाय किस तरह से एक राजनीतिक पशु बनती है और पॉलिटिकल एनिमल है। मैं पढ़ाता हूं जब क्लास में, तो ये भी मैं बताता हूं तो कैसे पॉलिटिकल एनिमल बना है गाय। और देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो कानून बने हैं, जो गाय को रखने के लिए जो गृह बने हैं, आवारा पशु बहुत सारे वहां पे चढ़ते हैं खेतों में जाकर। लोग कई मरे हैं उनके हमलों से, किसान परेशान हैं। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि 5 सालों में जब से योगी की सरकार आई है, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गायों को लेकर क्या क्या राजनीति हुई है। ये राजनीति पुराना है, वैसे इनको पूरा अब बल मिला है ज्यादा, क्योंकि फुल फ्लेजेड सरकार है। और कितनी घटनाएं हुई हैं, बीबीसी ने एक शोधपरक लेख छापा है। उस लेख के आधार पर और कुछ और इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं बताऊंगा कि किसान परेशान है, लोग मर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, आवारा पशु जहां तहां यायावर घूम रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि वोट एक राजनीतिक पशु है, अगर वह वोट दिला सकती है तो वोट को चर भी सकती है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। और अम्बेडकरनामा का विस्तार चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन बटन है, उसको दबाइए, मेंबरशिप लीजिए। अम्बेडकरनामा में और ज्यादा गंभीर शोध भविष्य में किए जाएंगे, इसलिए आपका सहयोग भी अपेक्षित है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूं। जय भीम।